students, welcome back to my channel with another video. Hey Economics. तो आज जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में प्रॉमिस किया था कि हम नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे, सेकंड पार्ट जिसमें हम डिसिप्लिन 4 to 6 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, नेक्स्ट 60 क्वेश्चंस। तो आज मैं आपके सामने वो नेक्स्ट 60 क्वेश्चंस लेके आ गई हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द next question number 1 of 4 discipline. The first question आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, which of the following is correct regarding VNM. VNM is von Neumann Morgenstern expected utility theory. अब ये बोल रहे हैं इस थ्योरी के अंदर U क्या रिप्रेजेंट करता है। देखिए, जो वॉन न्यूमैन ने अपनी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी थ्योरी दी थी, इसमें वो बात करते हैं यूटिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड प्रेफरेंसेस या फिर डिज़ायर्ड प्रेफरेंसेस क्या ले रहा है एक पर्सन। डिज़ायर्ड प्रेफरेंसेस की बात करी थी इसने अपनी थ्योरी में। 4 एक्सियम्स ऑफ प्रेफरेंसेस बताए थे ऑफ अ रैशनल कंज्यूमर, कि एक रैशनल कंज्यूमर क्या चॉइसेस लेगा ऑफ डिफरेंट गुड्स। 4 एक्सियम्स बताए थे उसने। तो यू क्या रिप्रेजेंट करता है, डिज़ायर्ड प्रेफरेंसेस ऑफ अ रैशनल कंज्यूमर। तो यू ना ही इसका यूटिलिटी फंक्शन डिटरमाइन करता है और ना ही बर्नौली यूटिलिटी फंक्शन डिटरमाइन करता है। तो नाइदर 1 and 2 इज़ करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड क्वेश्चन ये है हमारे पास, इन द प्रेजेंस ऑफ अनसर्टेन सिचुएशन पीपल टेंड टू शो मोर बिहेवियर ट्रेट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। मतलब क्या कह रहा है कि जब अनसर्टेन सिचुएशंस होती हैं तो पर्सन्स कैसे बिहेवियरलिस्टिक वे में बिहेव करते हैं। तो पीपल ऑफन डोंट वांट टू प्ले एक्चुअली फेयर गेम्स, या हम सब ने पढ़ा ही है, ये गेम थ्योरी का क्वेश्चन है आपका। तो आपको दिख रहा होगा कि लास्ट डिसिप्लिन में हमने जो कवर किया वो स्टैट्स के क्वेश्चन थे, इकोनोमेट्रिक्स थी, मैक्रो इकोनॉमिक्स थी। ये वाला जो डिसिप्लिन हम कवर करेंगे इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो के क्वेश्चंस होंगे इसमें, ठीक है जी। तो देखते हैं गेम थ्योरी में। हमने गेम थ्योरी में 2 टाइप की गेम पढ़ी है, कोऑपरेटिव एंड नॉन कोऑपरेटिव। ज़्यादातर पर्सन्स नॉन कोऑपरेटिव गेम खेलना ही पसंद करते हैं, बिकॉज उसमें क्या होता है, वो टिट फॉर टैट स्ट्रैटेजी बना लेते हैं। तो वो ना ही फेयर गेम खेलने में पसंद करते हैं और ना ही नेसेसरली वो हमेशा फेयर गेम्स खेलते हैं। हमने कोऑपरेटिव में भी देखा है टिट फॉर टैट स्ट्रैटेजी, जहाँ पे वो शुरू के अगर 10 ईयर का उन्होंने कॉपरेशन बना रखा है तो फर्स्ट 9 ईयर्स तक तो वो कोऑपरेटिवली बिहेव करेंगे। बस जैसे ही 10th ईयर स्टार्ट होगा वो अपनी नॉन कॉपरेशन में स्टार्ट हो जाते हैं, तो फिर वो टिट फॉर टैट स्ट्रैटेजी स्टार्ट हो जाती है। तो बोथ 1 and 2 इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ लॉटरी। देखो, लॉटरी सिंपल भी होती है, कंपाउंड भी होती है। सिंपल मीन्स रैंडम सैम्पलिंग, जब हम लेते हैं तो रैंडमली हम एक वेरिएबल उठाते हैं। कंपाउंड में भी हमारे पास सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग होती है। लाइक हम हर, जैसे फर्स्ट सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, इसमें क्या होता है, हम फर्स्ट जो भी वेरिएबल उठाते हैं वो रैंडमली उठाते हैं एंड उसके बाद एवरी nth वेरिएबल हम उठाते हैं। तो ये कंपाउंड का एग्जांपल हो गया। तो लॉटरी कैन बी सिंपल एंड कंपाउंड बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ अ गुड टाइप इज़ करेक्ट। देखिए, बाईसाइकिल क्या है, हमारी ड्यूरेबल, वो हमारी लंबे समय तक चलती है। बट जो बीवरेजेस होती हैं लाइक कोल्ड ड्रिंक आपके पास हो गई, मिल्क हो गया, तो ये नॉन ड्यूरेबल हैं, ये कुछ टाइम के लिए ही चलती हैं। तो बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। देखो, ये भी माइक्रो का ही पार्ट है। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स एक हमने थ्योरम पढ़ी थी जिसमें हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है फिशरीज़ का या फिर फिशरमैन का और एक इंडस्ट्री का। इंडस्ट्री अपनी इंडस्ट्रियलिस्ट एक अपनी इंडस्ट्री का जो भी पॉल्यूटेड मटेरियल होता है वो रिवर में थ्रो करता है, जिसके करके फ़िशरमैन को बहुत ही ज़्यादा सेक्रीफाइस फेस करना पड़ता है, या फ़िशरमैन को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होती है, बिकॉज वो जो वेस्ट प्रोडक्ट इंडस्ट्री वाला जो रिवर में डंप होता है उससे जो फ़िश हैं वो बहुत ज़्यादा मर रही थी।
तो उसके करके इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है विच इज़ कॉल्ड एज अ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, कि गवर्नमेंट खुद इंटरफेयर ना करके इंडस्ट्री या फिशरमैन को कुछ प्रॉपर्टी रिसोर्स दे दे और उसके ऊपर जो भी पैसे लगने हैं फिशरमैन इंडस्ट्रियलिस्ट से चार्ज कर ले। ठीक है, इसके हमने एक फॉर्मूला भी देखा हुआ है कि वो कितना चार्ज करेगा इंडस्ट्रियलिस्ट से। तो जो इन सभी ऑप्शंस के अंदर हमें दिख रहा है, देखो प्रॉपर्टी टाइकून बाइंग अ लार्ज नंबर ऑफ, ये तो हमने कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स में पढ़ा ही नहीं है कभी भी। गार्डन वाली चीज़ भी हमने कभी नहीं पढ़ी, मोबाइल फ़ोन भी कभी नहीं पढ़ी, हमने फिशरीज़ का एग्जाम्पल लिया हुआ है इसके अंदर। तो थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। In a repeated game, the initial game which is repeated in every time period is called the dash game. That is called the stage game because every stage पे हम गेम खेल रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी हैव बैंथन वेलफेयर फंक्शन। बैंथन ने देखो अपना जो वेलफेयर फंक्शन दिया था, बैंथन का जो वेलफेयर फंक्शन है वो कार्डिनल यूटिलिटी के ऊपर बेस्ड है और कार्डिनल यूटिलिटी में हम एडिटिव यूटिलिटी लेते हैं कि अब हम यूटिलिटी को जैसे ही ऐड करते रहेंगे हमारा सोशल वेलफेयर विल इंक्रीज। तो 1 इज़ द करेक्ट आंसर। Which of the following is the correct representation of Arrow-Pratt coefficient of risk aversion? तो एरोप्रेट ने जो अपने कोफिशिएंट ऑफ रिस्क अवर्जन की जो इक्वेशन दी थी, जो फॉर्मूला दिया था, वो ये था यूटिलिटी ऑफ एक्स टाइम, मतलब एन नंबर ऑफ टाइम जो हम लेते हैं, आप एक्स लिख सकते हो, एन लिख सकते हो, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, डिवाइडेड बाय यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट टाइम। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट रिगार्डिंग द कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा? अब सेकेंडरी डाटा क्या होता है? सेकेंड हैंड डाटा। जब भी हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च करने के लिए हम 2 प्रकार के डाटा यूज़ करते हैं, प्राइमरी डाटा एंड द सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा क्या होता है? जो पब्लिश हुआ होता है और जो नहीं भी हुआ होता। सेकेंडरी डाटा कुछ भी हो सकता है, आइदर इट कुड बी पब्लिश्ड और नॉट। तो फर्स्ट इज़ करेक्ट। पब्लिक रिकॉर्ड्स एंड हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स एक्ट एज अ सेकेंडरी डाटा। येस, पब्लिक रिकॉर्ड, बिकॉज देखो आप गूगल करते हो कोई भी चीज़, तो जब आप गूगल करते हो वो पब्लिक रिकॉर्ड्स में ही है ना, या फिर आप गवर्नमेंट की साइट से कुछ चेक करते हो, डाटा उठाते हो, तो वो भी आपका पब्लिक रिकॉर्ड में आएगा। लाइक आपने आरबीआई की साइट उठाई और आपने चेक किया कि आरबीआई ने लास्ट बाय मंथली पॉलिसी में क्या रेट्स कर रखे थे, CRR, SLR, तो वो भी एक सेकेंडरी डाटा आप उठा रहे हो। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट से भी हम सेकेंडरी डाटा उठाते होते हैं। तो 1 and 2 आर करेक्ट। अब हम देखते हैं थर्ड क्या कहता है। सेकेंडरी डाटा कैन नेवर बी अनसूटेबल एंड इनएडिक्वेट फॉर अ गिवन प्रॉब्लम। कैन नेवर बी अनसूटेबल, भाई ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है, कई बार सूटेबल होता है, कई बार नहीं होता। कैन नेवर बी अनसूटेबल की तो ऐसी कोई बात है ही नहीं। तो करेक्ट इज़ 1 and 2, फर्स्ट एंड सेकेंड आर द करेक्ट ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन असेंशियल एलिमेंट ऑफ गेम। देखिए गेम खेलने के लिए हमारे पास क्या क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए। एक प्लेयर होना चाहिए, एक हमारे पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक पे ऑफ्स होने चाहिए और हमारे पास एक प्रॉपर गेम होनी चाहिए। तो ये 4 हमारे पास एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं गेम खेलने के लिए। गेम होनी चाहिए, एक प्रॉपर गेम होनी चाहिए, प्लेयर्स, और क्योंकि गेम को देखो खेलेगा कौन, प्लेयर ए एंड प्लेयर बी, उन दोनों के बीच में प्रॉपर स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, रूल होना चाहिए प्रॉपर किस रूल से वो खेल रहे हैं, और पे ऑफ का मतलब होता है रिटर्न्स, क्या आउटकम्स। अगर किसी को पे ऑफ का मतलब समझना है तो वो ये समझ सकता है, आउटकम्स को हम बोलते हैं पे ऑफ। तो तीनों चीज़ें होनी चाहिए गेम खेलने के लिए। ठीक है जी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। देखो अभी हमने बात की थी 2 प्रकार की गेम होती है, कोऑपरेटिव और नॉन कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव में वो होता है जो उनको समझौता किया होता है, एग्रीमेंट साइन किया होता है, तो जॉइंट एग्रीमेंट आर एनफोर्सेबल, उनको वो एग्रीमेंट एट एनी हाउ मानना ही पड़ता है। और नॉन कोऑपरेटिव में इट इज़ नॉट एनफोर्सेबल। तो बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट। नेक्स्ट, इफ रेट ऑफ रिटर्न इज R देन डैश इज द डिस्काउंट फैक्टर। डायरेक्ट फॉर्मूला ही है रेट ऑफ रिटर्न का 1/1 + R, इसी को हम डिस्काउंट फैक्टर बोलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस डायरेक्ट ही हैं बट थोड़ा आपको ट्रिक लगानी पड़ रही है इसमें। ठीक है। अ नेचुरल मोनोपोली अकर्स इन अ मार्केट वेयर। नेचुरल मोनोपोली कहाँ पे आती है? जहाँ पर एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग ओवर द एंटायर रेलेवेंट
रेंज ऑफ आउटपुट। देखो नेचुरल मोनोपोली क्या होती है, जैसे आपके पास है जो ओपेक, अरब नेशंस, जहाँ पे ऑयल जो है वो नेचुरली मिल रहा है। तो हमने बात की हुई है कि जब नेचुरल मोनोपोली का केस होता है तो उस टाइम पे जो एसी का होती है वो एल शेप होती है या फिर वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, बिकॉज एवरी आउटपुट प्रोड्यूस करने पे उनकी कॉस्ट कम ही होती जा रही है, क्योंकि ऑयल उनको नेचुरली मिल रहा है। ऑयल को निकालने के लिए उनको कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगानी पड़ रही। तो जैसे जैसे वो खुदाई कर रहे हैं या उन्होंने एक बार मशीनरी इंस्टॉल कर दी, उसके बाद तो ऑयल अपने आप ही निकल रहा है ज़मीन से, तो उस केस में उनकी कॉस्ट क्या है, कम हो रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट, रेस्ट अपने आप ही एक्सक्लूड हो गई। A curve depicting all maximum output of possibility of two or more goods with a given set of inputs। देखिए लेफर कर्व शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू, तो इट इज़ इनकरेक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कर्व आपका एजवर्थ बॉक्स डायग्राम में होता है, जिसमें दो पर्सन्स की यूटिलिटी को हम देखते हैं कहाँ पे सेटिस्फाई होती है। इंडिफरेंस कर्व में प्रोडक्शन की कभी बात नहीं आती, आउटपुट की कभी बात नहीं होती। इंडिफरेंस कर्व में सेटिस्फैक्शन की बात होती है ऑफ टू गुड्स, ठीक है जी। तो इनपुट एंड आउटपुट की बात हमेशा पीपीएफ को हम ऑलरेडी पीपीसी भी बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रीज़न फॉर अ हायर प्रोडक्टिविटी इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। देखो इनमें से कौन सा रीज़न नहीं है हायर प्रोडक्टिविटी का, तो क्या हो सकता है, कॉन्टीन्यूटी ऑफ प्रोडक्शन कंटिन्यू होगी तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। लेस डिपेंडेंस ऑन नेचुरल सोर्सेज पे कम डिपेंडेंस होगी तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रेटर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होगी तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। बट स्पेशलाइजेशन नहीं होना और डिवीजन ऑफ लेबर ना होना एक कारण है, नॉट अ रीज़न ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी। हायर प्रोडक्टिविटी का ये रीज़न नहीं है, बिकॉज देखो स्पेशलाइजेशन होना एक रीज़न है, ना होना इज़ नॉट अ रीज़न। तो जो नहीं है वो आपका है ए। नेक्स्ट, विच क्राइटेरिया हैज़ यूज फ्रॉम द लूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू। देखो हमने बात की थी कैल्डर हिक्स कंपनसेशन प्रिंसिपल या थ्योरम भी आप बोल सकते हो। इस कैल्डर हिक्स में हम बात करते हैं कंपनसेशन। इन दोनों ने अलग अलग बात करी, कैल्डर ने गेनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की और हिक्स ने लूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की। कैल्डर क्या कहता है अपने कंपनसेशन थ्योरी के अंदर कि भाई अगर एक पर्सन जिसको गेन हुआ है उस प्रोडक्शन से या उस गवर्नमेंट की स्कीम से, तो जो गेनर है वो कंपनसेट करे लूज़र को, वो कंपनसेट करे लूज़र को टू अ सर्टेन एक्सटेंट कि वो खुद का भी लॉस ना करे और उसका भी बेनिफिट हो जाए, तब जाके हम सोशल वेलफेयर बोल सकते हैं इकॉनमी में इंक्रीज़ होगा। बट हिक्स ने इसकी बात उल्टी करी। हिक्स ने क्या बोला, हिक्स कहता हम लूज़र्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे कि लूज़र जिसने कोई प्रोडक्शन फंक्शन होने से या गवर्नमेंट की स्कीम आने से उसका वेलफेयर कम हो गया, तो उसके पास कितनी कैपेबिलिटी है कि वो गेनर से वो पैसा अट्रैक्ट करके अपने पास ले सकता है, ताकि वो भी इंडिफरेंट पे हो जाए और जो गेनर है वो भी इंडिफरेंट पे हो जाए, दोनों का वेलफेयर इंक्रीज हो। तो कैल्डर ने गेनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की और हिक्स ने लूज़र, तो लूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। और स्किडोविस्की डबल क्राइटेरिया, स्किडोविस्की ने दोनों को ही क्रिटिसाइज़ किया था, कैल्डर एंड हिक्स के क्राइटेरिया, ठीक है। इससे मेल्सन का कोई क्राइटेरिया नहीं था, मैक्सिमम मिनिमम क्राइटेरिया हम इसमें यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉल्यूशन बाय अ फर्म इन द कोर्स ऑफ इट्स प्रोडक्शन विच कॉजेज न्यूसेंस और हार्म टू अदर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑब्वियसली बात है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। पॉल्यूशन होने से एक फर्म के उससे क्या हो रहा है, इकॉनमी में बहुत ज़्यादा न्यूसेंस हो रहा है और हार्म पहुंच रहा है अदर लोगों को, तो इट क्रिएट्स नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी इन द इकॉनमी। इन ज़ीरो सम गेम में क्या होता है, जो जितना जो गेन करता है उतना अदर पर्सन लॉस करता है उसका, तो गेनर का वंस गेन इज़ इक्वल टू अदर लॉस, तभी तो हम ज़ीरो कहेंगे ना। इसका पे ऑफ मैट्रिक्स देखो ऐसे बनता है, अगर हम बात करें पर्सन ए, पर्सन बी,
अगर वो एडवर्टीज़मेंट कर रहा है नॉट एडवर्टीज़मेंट, और यहाँ पे भी एडवर्टीज़मेंट कर रहा है नॉट एडवर्टीज़मेंट, तो इनके पे ऑफ्स क्या बन रहे हैं 80 -80 -80 80 -80 80 80 एंड -80। तो जब हम इनके पे ऑफ आउटकम्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या दिख रहा है 80 - 80 0 0 0। तो एक का गेन दूसरे का लॉस ऑफ अ सेम अमाउंट, उसी को हम बोलते हैं ज़ीरो सम गेम। नेक्स्ट क्वेश्चन मोनोप्सोनी। देखिए अभी तक बहुत ही ईजी क्वेश्चन चल रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन हैं। मोनोप्सोनी क्या होती है? वो मार्केट की सिचुएशन है, वो मार्केट टाइप है जिसमें सिर्फ एक ही बायर होता है और बेचने वाले बहुत सारे होते हैं, बट मेन हम मोनोप्सोनी की सिचुएशन वही कहते हैं जिसमें एक ही बायर होता है। जैसे कि आप कस्टमाइज गुड्स बनवा रहे हो, या जितने भी ये हमारे सेलिब्रिटीज़ होते हैं ये अपने लिए अलग से कपड़े डिज़ाइन करवाते हैं, अलग से शूज़ और ये सब चीज़ें होती हैं, तो वो क्या होते हैं सिंगल बायर, वो मोनोप्सोनी मार्केट में काउंट होते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इकोनॉमिक फैक्टर हिंडरिंग द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज। इनमें से कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंडस्ट्रियलाइजेशन को ख़राब कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं हमारी यूडीसीज़ के अंदर, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ या डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर। तो देखिए हमारी कंट्री के अंदर सबसे बड़ी समस्या यही है, हमारे पास कैपिटल की कमी है। दूसरा, हमारे पास इंडस्ट्रीज़ ही नहीं है जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ का बाय प्रोडक्ट मतलब उसका सब्स्टिट्यूट या उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री कोई गुड्स बनाते हो, तभी तो हमें इंपोर्ट कराना पड़ता है बाहर से। तो हमारे को सेम बाय प्रोडक्ट बनाने वाली एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ ही नहीं है। तो 1 and 2 आर करेक्ट। एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी एडिक्वेट होना इज़ ऑल्सो अ सिचुएशन, बट ये हमारे पास एक ऐसा इकोनॉमिक फैक्टर डायरेक्ट नहीं है, बिकॉज बिना इंफ्रास्ट्रक्चर हुए भी हम डेवलप कर सकते हैं अगर हमारे पास रिसोर्सेज अच्छे हैं। तो ये इतना कंफर्टेबल नहीं लग रहा है इसके साथ जुड़ता हुआ। 1 and 2 आर द करेक्ट। तो यहाँ पे हमने डिसिप्लिन 4 कंप्लीट किया, 20 क्वेश्चंस। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं डिसिप्लिन 5। अभी तक जिन्होंने भी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट करके बताइए आप लोगों को समझ आया ये टॉपिक्स, ये क्वेश्चंस, या इनमें से कोई टॉपिक आपको उस पर एक बड़ी वीडियो चाहिए पूरा टॉपिक के ऊपर, तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए जो आपको समझना है या जिसमें आपको लगता है कि मैं आपको बहुत ही इजी ट्रिक से समझा सकती हूँ। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्शन फंक्शन शोज। देखिए प्रोडक्शन की जब भी बात आती है तो हम इनपुट और आउटपुट की बात करते हैं। इनपुट और आउटपुट में हम क्या कहते हैं कि एक पर्सन अगर प्रोडक्शन इनपुट रिसोर्सेज डाल रहा है तो उसके क्या आउटकम्स होंगे। तो प्रोडक्शन फंक्शन शोज टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट। क्लियर, डायरेक्ट क्वेश्चन था। इनपुट और कॉस्ट की बात नहीं करता, इनपुट और प्राइस की बात नहीं करता, और इनपुट और कॉस्ट की टेक्निकल इकोनॉमी कुछ बात नहीं होती है। इनपुट एंड आउटपुट की बात ही होती है प्रोडक्शन में सिर्फ। ठीक है, गिवन गुड्स के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ गिवन गुड्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? पॉजिटिव, बिकॉज हमने देखा है जब गिवन गुड्स की बात होती है प्राइस के बढ़ने से डिमांड बढ़ता है और प्राइस के कम होने से डिमांड कम होती है। तो गिवन गुड्स हैज़ पॉजिटिव price elasticity of demand. Next question, due to which of the following reasons the change in supply of a good along with the same supply curve। देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। प्राइस है बिल्कुल डायरेक्ट, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है आपका, बट इन्होंने जो लैंग्वेज बनाई है उसको देखो। किस रीज़न से चेंज इन सप्लाई ऑफ अ गुड अलॉन्ग विद सेम सप्लाई कर्व, मतलब सप्लाई में चेंज आ रहा है उसी सप्लाई कर्व के ऊपर। देखो या तो एक्सपेंशन होगा या फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो ये एक मूवमेंट अलॉन्ग सप्लाई कर्व का पार्ट है। तो इसमें देखो हमने बात की हुई है जब मूवमेंट अलॉन्ग सप्लाई कर्व होती है मीन्स एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो सिर्फ जो सप्लाई
सप्लाई को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स होते हैं सिर्फ PX होता है। रेस्ट ऑल फैक्टर्स PR, टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसी, गोल ऑफ द फर्म, दैट ऑल फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो अदर कोई भी फैक्टर में चेंज होने से मूवमेंट कभी भी नहीं होती है, उसमें इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है। बट प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी से जब सप्लाई में फ़र्क आएगा तभी जाके मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड सप्लाई कर्व होगी। तो ओनली वन इज़ द करेक्ट आंसर बिकॉज चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड विल अफेक्ट दैट सप्लाई। नेक्स्ट क्या कहते हैं, इफ़ सप्लाई कर्व इज़ परफेक्टली इनइलास्टिक। देख लेते हैं सप्लाई कर्व इनइलास्टिक कब होती है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, क्वांटिटी सप्लाइड एंड प्राइस। सप्लाई कर्व परफेक्टली इनइलास्टिक होना मतलब आपके पास सप्लाई कर्व कैसी है, वर्टिकल। डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, क्रिएशन ऑफ चॉइस इज़ डन बाय। देखो चॉइस की प्रॉब्लम आती तब है जब हमारे पास रिसोर्सेज की कमी होती है। स्केर्सिटी होने की वजह से ही तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती है। अगर रिसोर्सेज ही बहुत ज़्यादा होंगे फिर तो चॉइस की सिचुएशन ही नहीं आएगी। तो ओनली वन इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फॉर्म्स शॉर्ट रन डिसीजन। इन दोनों में से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फॉर्म का शॉर्ट रन डिसीजन के लिए। फॉर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट, हाउ मच टू स्पेंड ऑन एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन। देखो फॉर्म कभी भी परफेक्टली कॉम्पिटिशन में एडवर्टीजमेंट एंड सेल प्रमोशन की बात ही नहीं करती। तो ओनली वन इज़ द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, विच लॉ डिफाइंस द डिमांड कर्व टू स्लोप डाउनवर्ड। हमने बात की हुई है लॉ ऑफ डिमांड में, डिमांड कर्व हमारी डाउनवर्ड क्यों होती है, बिकॉज लॉ ऑफ DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से हमारी जो डिमांड कर्व होती है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। क्लियर। नेक्स्ट, इफ़ वी वांट टू हैव मोर ऑफ वन गुड वी हैव लेस ऑफ अदर। इट मीन्स एक को गेन करने के लिए, एक गुड को गेन करने के लिए हमें सेक्रीफाइस करना होगा दूसरे गुड का। So there is always a cost of having a little more of one in terms of amount of other to be foregone. Direct definition है opportunity cost की। देखिए कितने डायरेक्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं, बट वो ये थोड़ी ट्रिक्स बना दी है इन्होंने, लैंग्वेज थोड़ी डिफाइन कर दी, चेंज कर दी, जिसके करके कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकती है। और मेन सबसे बड़ा फैक्टर है देखो पेपर के अंदर टाइम। जिस भी स्टूडेंट के पास टाइम ज़्यादा है वो इन चीज़ों को एक ही बारी में पढ़ के अच्छे से आंसर देगा। बट अगर किसी के पास टाइम ही कम बचा है तो बेचारा करेगा क्या, होच पोच में पढ़ेगा जल्दी जल्दी में और आधी चीज़ें गलत पड़ जाएगा और गलत आंसर टिक कर आएगा। ठीक है, तो इसलिए जितना हो सके पेपर 1 पे आप टाइम दो 1 आवर और रेस्ट 2 आवर्स आप इसी के लिए ही रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव दो तरीके की इकोनॉमिक्स होती हैं। अभी मैंने जो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स वाली वीडियो बनाई है सिलेबस वाली, तो उसमें मैंने आपको बताया हम मार्केट्स की बात करते हैं, हम कंज्यूमर की बात करते हैं, प्रोड्यूसर की बात करते हैं, फैक्टर प्राइस की बात करते हैं। ये चारों टॉपिक्स आपके पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के ऊपर बेस्ड है, जो हमें प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन, साइंटिफिक लॉज और इन सब पे डील करती है। बट जो नॉर्मेटिव है वो हमें एक ओवरव्यू देती है, एक सजेशन देती है रिगार्डिंग क्या होना चाहिए, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील करती है साइंटिफिक इश्यूज, और नॉर्मेटिव डिसएग्रीमेंट अमंग इकोनॉमिस्ट कैन नेवर बी रिजॉल्व बिकॉज ये हमें एक प्रॉपर डिसीजन नहीं दे पाती ना। नॉर्मेटिव हमें सिर्फ एक सजेशन देती है कि ऐसा होगा तो इकोनॉमी के अंदर ऐसा होगा। तो बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। ऑब्वियसली बात है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट, क्वालिटेटिव तो हमने कभी पढ़ी ही नहीं इसके अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी क्या है। देखिए हमने अभी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई हैं सारी इंडिफरेंस कर्व की। कन्वेक्स टू ओरिजिन, 2 आइसिस एक दूसरे को कभी नहीं कट करती, जितनी ज़्यादा हायर आईसी होगा हायर सेटिस्फेक्शन लेवल होगा, आईसी ना ही एक्सेस को टच करती है ना ही वाई एक्सेस, मतलब असिम्प्टोटिक टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है जी, अब देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। 2 इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट नहीं भाई, अभी हमने देखा इंटरसेक्ट नहीं करती। कनकेव टू ओरिजिन नहीं जी, ये कन्वेक्स टू ओरिजिन होती है। तो नाइदर 1 and 2 आर करेक्ट।
चलिए, ये है आपका लॉ ऑफ DMU का क्वेश्चन। इफ़ टोटल यूटिलिटी इज़ मैक्सिमम व्हेन टोटल TU इज़ मैक्सिमम। तो देखिए ये हमारे पास है TU, ये कह रहा है जब TU मैक्सिमम होता है तो वहाँ पे MU क्या होता है, तो वहाँ पे हमारी मार्जिन यूटिलिटी 0 हो जाती है, पॉइंट ऑफ सेचुरेशन जिसे हम बोलते हैं, तो इट विल बी 0। डायरेक्ट क्वेश्चन था वाई IC आर कन्वेक्स टू ओरिजिन। देखिए हमने पढ़ा हुआ है ICs जो होते हैं वो कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है बिकॉज लॉ ऑफ डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, MRS XY डिक्रीज होता रहता है जैसे जैसे हम नीचे की तरफ शिफ्ट करते हैं, लाइक नीचे की तरफ हम मूव करते हैं। एक्स गुड को हम, ये है वाई गुड और ये है एक्स गुड। एक्स गुड को एक्स्ट्रा लेने के लिए हम वाई गुड को कितना सेक्रीफाइस करते हैं, सेक्रीफाइस ऑफ वाई डिवाइडेड बाय गेन ऑफ एक्स। या फिर आप MRS का फॉर्मूला ये भी लिख सकते हो, चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स। या फिर इसका फॉर्मूला ये भी होता है MUX बाय MUY। तो ये सारे फॉर्मूलाज किसके हैं, MRS XY। तो जैसे ही हम इंडिफरेंस कर्व के ऊपर डाउनवर्ड की तरफ जाते रहते हैं IC कर्व में, तो हमें ये दिखता रहता है कि हमारा सेक्रीफाइस ज़्यादा होने लग गया है और हम गेन कम कम कर रहे हैं, जिसके करके हमारा सेक्रीफाइस कम होने लग गया है और हमारा गेन ज़्यादा होने लग गया, जिसके करके हमारा MRS XY फॉल होता रहता है। अब देखते हैं इसमें क्या कह रहा है, वाई IC कन्वेक्स टू ओरिजिन, वो हमें पता चल गया है ड्यू टू फॉलिंग MRS XY। टू गुड्स आर परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री। देखिए जब टू गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो हमारा IC L शेप होता है, तो ये गलत है। टू गुड्स आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, दिस कैन बी करेक्ट बिकॉज परफेक्ट, अगर यहाँ पे परफेक्ट लिखा होता ना तो वो भी गलत हो जाता, बिकॉज इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट IC होता है स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग, जितना एक बंदा टी छोड़ेगा उतने ही तो गेन करेंगे कॉफ़ी। तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में आप यहाँ पे टी एंड कॉफ़ी लिख सकते हो। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट विच इज़ करेक्ट। इसी की वजह से जो IC होता है वो कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। क्लियर? पहले अगर आपको पूरा इस टॉपिक का बेस पता है ना, तो ये आपके लिए बिल्कुल बाएं हाथ का खेल है क्वेश्चंस। तभी मैं आपको पहले कंसेप्ट बता रही हूँ और फिर उसके बाद ऑप्शंस देख के हम आंसर लगा रहे हैं। ठीक है जी, एग्ज़ाम में भी आप यही स्ट्रैटेजी अपनाया करो, आप श्योरिटी के साथ सही आंसर लगा के आओगे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में फर्म्स प्रोड्यूस आइडेंटिकल गुड्स। येस, हमारे पास होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होते हैं, तो आइडेंटिकल मीन्स होमोजीनियस। इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फर्म प्रोड्यूस स्लाइटली डिफरेंट प्रोडक्ट्स। यस, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, इसका फीचर ही यही है। देखो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ना लिख के इन्होंने स्लाइटली डिफरेंट कर दिया, तो बोथ वन एंड टू आर करेक्ट। अब आपको देख के लग रहा होगा कि हाँ जी भाई पेपर वॉज नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट जितना हुआ बना रखा था, बट हाँ थोड़ी लैंग्वेज इश्यूज़ हैं इसके अंदर, इन्होंने थोड़ा उसको लेंथी बना रखा है पेपर को, और टाइम कॉन्स्टेंट की वजह से पेपर डिफ़िकल्ट लगा बहुत सारे बच्चों को। ठीक है जी, चलिए, विच ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी इज एसोसिएटेड विद डिफ़िकल्टी ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज की कमी तो भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स ही बताता है, मैक्रो नहीं बताता है। रिसोर्सेज एलोकेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज फॉर एलोकेटिंग रिसोर्सेज यूजिंग अ मार्केट सिस्टम। इनमें से क्या ऐसा डिसएडवांटेज है फॉर रिसोर्स एलोकेशन करने का। प्रॉफिट्स विल बी लेस, कोई ज़रूरी नहीं है, अगर हम रिसोर्स एलोकेशन अच्छे से करेंगे तो हमारा प्रॉफिट विल इंक्रीज, तो ये कोई डिसएडवांटेज नहीं है। हाँ, ये डिसएडवांटेज हो सकता है कि इनकम में डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन हो जाएगा, मीन्स रिच पुअर गैप कुड बी इंक्रीज, तो ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है रिसोर्स एलोकेशन का। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर अ पर्सन टू मेक अ रैशनल डिसीजन। एक रैशनल डिसीजन लेने के लिए इनमें से क्या एक पर्सन को लेना चाहिए। लॉजिकल चॉइस विदाउट एरर। देखो एरर का तो आप कभी श्योरिटी ले ही नहीं सकते हो ना, तो ये तो गलत हो सकता है। आप लॉजिकल चॉइसेस ले लो फिर भी एरर आ जाएंगे। चॉइसेस दैट नेवर बी चेंज, फिर तो आप बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो गए, फिर आप रैशनल कहाँ से हुए, फिर तो आप रिजिड पर्सन बन गए अगर आप अपनी चॉइसेस को ही चेंज नहीं करोगे।
और नेक्स्ट कहते हैं चॉइसेस दैट डोंट हैव ट्रेड ऑफ, भाई जिसमें आउटकम्स ही नहीं होंगे, ट्रेड ऑफ जिसमें आउटकम्स ही नहीं होंगे वो चॉइसेस क्या होंगी, फिर वही बात होगी रिजिडिटी वाली। तो चॉइसेस दैट आर कंसिस्टेंट विद अ सिमिलर गोल एवरी टाइम, तो ये अगर आपने RPT थ्योरी पढ़ी है, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, उससे आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी अच्छे से कि अगर चॉइसेस हमारी कंसिस्टेंट है विद द सेम सिमिलर गोल एवरी टाइम, तो उसमें आप बोल सकते हो एक पर्सन ने रैशनल डिसीजन लिया। नेक्स्ट एक्सपेंशन इन सप्लाई, देखिए एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन अभी हमने देखा है, यहाँ प्राइस, क्वांटिटी सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्सपेंशन इन सप्लाई का है मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व, जब आपकी सप्लाई इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन प्राइस, तो प्राइस के इंक्रीज होने से विद द सप्लाई टू लार्जर क्वांटिटी ऑफ अ गुड एट एन इंक्रीज प्राइस। देखिए डायरेक्ट अगर फॉर्मूला डायग्राम अच्छे से पता है इन चीज़ों का तो आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हो। चलिए, इफ़ सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इज़ परफेक्टली इलास्टिक, चलो पहले डायग्राम ही बना लेते हैं। प्रेफर किया करो इकोनॉमिक्स के पेपर में डायग्राम बनाने का, तो उससे क्या होगा, आंसर सही क्लिक होगा आपका। क्वांटिटी सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इज परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है जी, बना दी हमने। इंक्रीज इन डिमांड, अब डिमांड को बढ़ा देते हैं, बढ़ा दिया हमने डिमांड को, तो हुआ क्या, प्राइसेस रिमेन कांस्टेंट और क्वांटिटी इंक्रीज। इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन कांस्टेंट, ठीक है जी, देखो प्राइस सेम ही रहा। इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, हाँ हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। चलिए, व्हेन द इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेज, जब इनकम हमारी बढ़ती है तो डिमांड फॉर नॉर्मल गुड हमारा बढ़ता है, डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड कम होती है, डिमांड फॉर गिवन गुड नील के बराबर ही हो जाती है। तो इसमें पूछा है अगर आपकी इनकम बढ़ गई, प्राइस ऑफ इन्फीरियर गुड रिमेन्स कांस्टेंट, क्वांटिटी डिमांड, तो प्राइस रिमेन कांस्टेंट, इनकम बढ़ गई तो इन्फीरियर गुड की डिमांड आप क्या करोगे, कम करोगे, ऑब्वियस सी बात है। आप क्या लेना प्रेफर करोगे, अब नॉर्मल गुड पे जाओगे, आप सुपीरियर क्वालिटी लोगे तो शिफ्ट टू द लेफ्ट वर्ड। डायरेक्ट था, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड कर्व पे क्वेश्चन था, तो यहाँ पे हमने डिसिप्लिन 5 किया कंप्लीट। चलिए लास्ट डिसिप्लिन जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, फर्स्ट क्वेश्चन उसका है, व्हेन फर्म्स इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आर मेकिंग इकोनॉमिक प्रॉफिट। देखो हमने बात की हुई है जब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर फर्म्स इकोनॉमिक प्रॉफिट अर्न करती हैं क्योंकि कॉस्ट कम है, रिटर्न ज़्यादा है, तो न्यू एंट्री होती है फर्म्स की, और जैसे ही कॉस्ट मिनिमम होने के बाद आपका क्या होता है, अगर और आप आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो उससे क्या होगा, कॉस्ट आपकी ज़्यादा होगी, रिटर्न कम होगी, तो उससे क्या होगा, एग्जिट हो जाएंगी कुछ फर्म्स। तो जब फर्म्स इकोनॉमिक प्रॉफिट अर्न कर रही हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर, देन फर्म्स विल एंटर द इंडस्ट्री एंड डिमांड विल डिक्रीज फॉर द ओरिजिनल फर्म्स, बिकॉज सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना, तो डिमांड ओरिजिनल फर्म्स की डिक्रीज हो जाएगी, तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्प्रे प्रिवेंट्स मॉस्किटोज फ्रॉम बाइटिंग, ठीक है जी, एक स्प्रे बनाइए मच्छरों से बचने के लिए, तो दिस स्प्रे इज़ प्रोड्यूस बाय एक कॉम्पिटिटिव फर्म ने बनाई है। इनमें से क्या आउटकम मार्केट का सही होगा, मार्केट विल डेमोन्स्ट्रेट सोशल सेकंड वेलफेयर फंक्शन, नहीं भाई वेलफेयर की बात इसमें कहाँ से आ गई, वो भी सेकंड वेलफेयर थ्योरम नहीं। ड्यू टू अनकैप्चर्ड नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्प्रेज आर प्रोड्यूस, नहीं, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्यों होगी, जब मॉस्किटो से बचने के लिए हमने सपोज करो ऑल आउट बनाई है, तो इट विल नॉट क्रिएट नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। ड्यू टू अनकैप्चर्ड पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी वेरी लार्ज नंबर ऑफ, भाई स्प्रे को थोड़ी हम वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्प्रे प्रोड्यूस करेंगे तो अनकैप्चर्ड पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी होगा, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है। दो स्प्रे से जो हम स्प्रे बना रहे हैं उससे आपकी पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी हुई है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि वो लार्ज नंबर में होने लग जाएंगी। ड्यू टू अनकैप्चर्ड पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी वेरी स्मॉल नंबर ऑफ स्प्रेज आर प्रोड्यूस, बिकॉज देखो जब भी आप स्प्रे बना रहे हो मॉस्किटो से बचने के लिए, बहुत सारे बच्चे ना सी और डी में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, इसीलिए मैं सी और डी को कंपेयर करके बता रही हूँ। आपने स्प्रे बनाई मॉस्किटो से बचने के लिए, अब क्या होगा, इट विल क्रिएट पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी,
बिकॉज ये आपकी हेल्थ को बेनिफिट करेगा, आपको मलेरिया, डेंगू इन सब से बचाएगा, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी करेगा। बट लार्ज नंबर ऑफ स्प्रेज होने से थोड़ी आपको पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज हो जाएंगी, और very small number of sprays are produced, it will create positive externality in the economy, because हर चीज़ एक एक्सेस से ज़्यादा होने पे वो भी आपको नेगेटिव इफेक्ट देती है। ठीक है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द चेंज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इन फ्री मार्केट। देखिए, फ्री मार्केट होती है मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, या फिर मार्केट मैकेनिज्म। जब मार्केट मैकेनिज्म होगा तो उस केस में क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई की वजह से ही इक्विलिब्रियम आता है, और इसमें गवर्नमेंट का तो कोई कंट्रोल ही नहीं होता है, तो इट इज़ नॉट करेक्ट। द चेंज कैन प्रोवाइड एन इंसेंटिव टू रीअलोकेट रिसोर्सेज। हाँ, चेंज होने से अपने आप रिसोर्सेज रीअलोकेट हो जाएंगे, इट कैन बी करेक्ट, बट इन्होंने पूछा नॉट करेक्ट, तो ओनली वन इज़ नॉट करेक्ट, बिकॉज मार्केट मैकेनिज्म में या मार्केट फोर्सेज में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है। Direct question according to Keynes, which of the following is a component of demand for money? Transaction demand for money, precautionary demand for money and speculative demand for money। ये तीनों ही मोटिव केन्स के अकॉर्डिंग हैं डिमांड फॉर मनी के लिए। डायरेक्ट क्वेश्चन था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज अ पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी अकर्स। देखो, जब भी बात आती है कंजम्पशन की, तो मैंने आप लोगों को बता रखा है, जब बात आए प्रोडक्शन की तो आपने कोस्ट देखना है, सोशल मार्जिनल कोस्ट, सोशल प्राइवेट कोस्ट। ठीक है जी। और जब बात आए आपकी कंजम्पशन की तो आपको सोशल मार्जिनल बेनिफिट और प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट, ये है प्राइवेट मार्जिनल कोस्ट। ठीक है, तो आपको बेनिफिट की बात करनी, बिकॉज कंजम्पशन क्या है, आप यूटिलिटी के लिए ही तो कंज्यूम कर रहे हो, बट जो प्रोडक्शन है, प्रोड्यूसर अपनी कॉस्ट को मिनिमम करने के लिए प्रोडक्शन कर रहा है। तो आप जब कंजम्पशन की बात आएगी तो आप अपने बेनिफिट्स को ही देखोगे ना। तो जब सोशल मार्जिनल बेनिफिट ज़्यादा होगा प्राइवेट से, तभी तो आप पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी ले पाओगे। तो ओनली टू इज़ करेक्ट, बिकॉज कंजम्पशन में हम कभी भी कॉस्ट की बात नहीं करते। नेक्स्ट, an important mechanism through which seller and buyer deal with the problem of asymmetric information। देखो, moral hazard एक asymmetric information का पार्ट है, जिसमें क्या होता है, जो पर्सन जिसको हायर नॉलेज होती है वो एक्सप्लॉइट करता है उन पर्सनस को जिनको कम नॉलेज होती है। एग्जाम्पल, डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स। प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम एक थ्योरम है जिसमें प्रिंसिपल इज़ योर मैनेजर और एजेंट आर योर एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ अपने प्रॉफिट के लिए मैनेजर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, या मैनेजर्स की कॉस्ट पर अपना प्रॉफिट इंक्रीज़ करते हैं। इंश्योरेंस मार्केट ये असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन का एक पार्ट है, मार्केट फेलियर का एक पार्ट है, जिस इंश्योरेंस मार्केट के अंदर लैक ऑफ नॉलेज या लैक ऑफ आप बोल सकते हो इन्फॉर्मेशन आपका मार्केट फेल होती है। बट जो मार्केट सिग्नलिंग होती है, ये वो सिचुएशन होती है जिसमें सेलर और बायर दोनों ही इस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन निकालते हैं। अगर एक कार सेलर है, उसको लगता है कि मेरी जो कार है वो अच्छी क्वालिटी की है, कार बाय पर्सन ए और कार बाय पर्सन बी। पर्सन ए को पता है मेरी कार अच्छी क्वालिटी की है और बी को पता है मेरी कार गलत क्वालिटी की है। तो ए चाहता है कि मार्केट्स फॉर लेमन ना हो, तो वो क्या करे, अपनी कार पे गारंटी दे, वारंटी दे, या कोई स्कीम निकाले या डिस्काउंट दे, जिसके करके जो ख़रीदने वाला बायर है उसको एश्योरेंस मिल जाए कि भाई मैं जो गाड़ी ख़रीदने जा रहा हूँ वो अच्छी क्वालिटी की है। तो इससे क्या होगा, मार्केट्स फॉर लेमन की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो मार्केट सिग्नलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म्स ओवर राइडिंग ऑब्जेक्टिव। ओवर राइडिंग ऑब्जेक्टिव अगर फॉर्म को अचीव करना है तो वो क्या देखेगी, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे करें। तो मैक्सिमाइज इकोनॉमिक प्रॉफिट इज़ अ मेन ऑब्जेक्टिव। लॉस को तो देखो हर कोई करना चाहता है, लॉस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, बट मेन वो हर एक का ध्यान अपना ऑब्जेक्टिव ओवर राइडिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो प्रॉफिट में ही ध्यान देंगे। तो ओनली वन कैन बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अ फॉर्म इन अ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन हैज़ अ डिमांड कर्व। कैसी होती है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन के अंदर, हमारी डिमांड कर्व ए आर कर्व भी डिमांड कर्व होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, यू शेप नहीं होती है। ओनली टू।
ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस एक्सटर्नैलिटी कैन बी पॉजिटिव। एक्सटर्नैलिटी पॉजिटिव कब हो सकती है? जब यूटिलिटी कैन बी इम्पैक्टेड पॉजिटिवली एज वेल एज नेगेटिवली। सब्सिडीज आर पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज। सब्सिडीज पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज होती हैं, बट इन्होंने पूछा है ड्यू टू किस रीज़न से एक्सटर्नैलिटीज पॉजिटिव होती हैं। तो यूटिलिटी की वजह से हमारी जो एक्सटर्नैलिटीज़ हैं वो पॉजिटिव होती हैं, बट कई बार यूटिलिटी हमारी पॉजिटिव भी होती है एज वेल एज नेगेटिव भी होती है। तो ओनली वन कैन बी द करेक्ट ऑप्शन। सब्सिडीज़ से कभी भी यूटिलिटी का हम मेजर नहीं करते, बिकॉज सब्सिडीज़ से हम कॉस्ट की बात करते हैं, प्रोडक्शन की बात करते हैं। कार्टेल क्यों बनाया जाता है? देखो, ओलिगोपोली के अंदर कार्टेल्स बनते हैं। कार्टेल्स और कोल्यूसिव ओलिगोपोली। तो कार्टेल्स क्यों बनाए जाते हैं? आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट या फिर कम करने के लिए और साथ साथ प्राइसेस को बढ़ाने के लिए, तभी तो वो अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाएंगे। ठीक है, तो टू रिस्ट्रिक्ट आउटपुट एंड राइज प्राइसेस। व्हाट डज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हैव इन कॉमन विद मोनोपोली? मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में क्या फ़र्क है? लार्ज नंबर ऑफ फर्म बाय मोनोपोली में सिंगल सेलर होता है, तो पहला गलत हो गया। और दोनों की डिमांड का क्या होती है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। ये हो गई ARMR ऑफ मोनोपोली, और थोड़ी फ्लैटर हो गई ARMR मोनोपोलिस्टिक की। मोनोपोलिस्टिक की डिमांड का मोर देन वन होती है और मोनोपोली की लेस देन वन, पर दोनों की होती है डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो ओनली 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड बाय द फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इकोनॉमिक्स? फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स क्या कहती है? प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों ही प्राइस टेकर्स होते हैं। देयर बी an efficient market for every commodity. Yes, it is also correct. Economy operates at same point on utility possibility curve. Yes, utility possibility curve आपकी सेम PPC जैसी होती है, बट इसमें हम वेलफेयर की बात कर रहे हैं। तो पर्सन A की यूटिलिटी लेते हैं और पर्सन B की यूटिलिटी लेते हैं। दोनों ही प्राइस टेकर्स होते हैं और एफिशिएंट मार्केट के अंदर एफिशिएंट कमोडिटीज़ होती हैं। तो 1, 2 एंड 3 तीनों ही करेक्ट हैं आपकी फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेलफेयर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग पिगविन सब्सिडी? भाई सब्सिडी की बात हो रही है तो सब्सिडी टैक्स के जैसे सेम कैसे हो सकती है? नहीं, गलत है। इट मूव्स प्रोडक्शन टू सोशली ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट। देखिए, जब भी सब्सिडी मिलेगी आपका लेवल ऑफ आउटपुट इक्विलिब्रियम तक जाएगा। तो ओनली 2 इज करेक्ट। मार्केट सिग्नलिंग का कंसेप्ट किसने दिया था? मिशेल स्पेंस ने दिया था। डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ गुड इज प्रोड्यूस्ड एंड सप्लाई, द सप्लाई कर्व वुड इंडिकेट मिनिमम प्राइस ऑफ अ गुड एक्सपेक्टेड बाय ईच सेलर। देखिए, अब डायग्राम बना लीजिए। The demand function which expresses function relationship between quantity and price based on ceteris paribus, ये law of demand की explanation ही है। law of demand क्या कहता है? other things remaining constant। वो other things remaining क्या है? ceteris paribus। there is a functional relationship between price and quantity demand. with increasing price demand decreases। तो लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन ये तो करेक्ट होगी। अब फर्स्ट देखो, अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ गुड इज प्रोड्यूस्ड एट एंड सप्लाइड, द सप्लाई वुड इंडिकेट द मिनिमम प्राइस। यस, सप्लाई का स्टार्टिंग हमें क्या बताती है? मिनिमम प्राइस, कितना वो पर्सन अपने गुड का चार्ज कर सकता है एक्सपेक्टेड बाय ईच सेलर। और इक्विलिब्रियम कहाँ आता है? जहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई मिलती है, ये आपका इक्विलिब्रियम प्राइस आता है। बट सप्लाई कर्व इनिशियली तो हमें मिनिमम प्राइस बताती है कि वो इतना चार्ज कर सकता है, बट वो चार्ज कितना करता है? P। तभी तो ये बीच का सारा रीजन आपका प्रोड्यूसर सरप्लस कहलाता है। ठीक है जी, तो अगर आपको ये चीज़ें पता थी, प्रोड्यूसर सरप्लस का मेन फार्मूला कि कितना वो प्राइस एक्चुअल में चार्ज करता है माइनस उसको कितना मिनिमम प्राइस वो चार्ज कर सकता है, डिफरेंस बिटवीन द 2 इज कॉल्ड एज प्रोड्यूसर सरप्लस, और यही हमें सप्लाई कर्व डिपिक्ट करती है। तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट, अ सिंगल प्राइस मोनोपोली मस्ट डैश इफ इट वांट्स टू इंक्रीज इट्स सेल। अगर एक मोनोपोलिस्ट चाहता है भाई कि उसको सेल्स बढ़ानी है, देखो सेल्स बढ़ाने का मतलब इकॉनमी में वेलफेयर करना। वेलफेयर तभी कर पाओगे जब आप प्राइस को कम करोगे, बिकॉज अगर एक मोनोपोलिस्ट अपने गुड का प्राइस कम करता है तभी तो उसकी डिमांड होगी ज़्यादा डिमांड होगी तो वो सेल प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा, उसकी कॉस्ट भी कम आएगी, तो कम प्राइस करने से ही वो मेन गेम खेल सकता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग मनी सप्लाई। देखो एक्सोजीनियस फैक्टर्स होते हैं जो आउटसाइड द इकोनॉमी होते हैं, एंडोजीनियस जो इंटरनली फैक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में रोल प्ले करते हैं। तो मनी सप्लाई एक्सोजीनियस, मनी सप्लाई इज डिटरमाइंड बाय द आउटसाइड ऑफ द सिस्टम, येस इट इज़ करेक्ट। एंडोजीनियस में क्या होगा, बैंकिंग सेक्टर, फर्म्स, हाउस होल्ड, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मनी सप्लाई के। तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। आज हमने जितने भी क्वेश्चन देखे मुझे सारे के सारे क्वेश्चन डायरेक्ट ही लगे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि भाई हमारे पास इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन आ रहे हैं जो थोड़े बाहर से होंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन जैसे नहीं होंगे, इनडायरेक्टली जो पूछे जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग पब्लिक गुड। देखो पब्लिक गुड के फीचर ही पूछे हैं। पब्लिक गुड के फीचर्स क्या हैं, नॉन राइवलरस या नॉन राइवलरी, नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स में MC क्या होती है, 0, मार्जिन कॉस्ट 0, वर्टिकल समेशन होता है टोटल डिमांड का, और फ्री राइडर प्रॉब्लम होती है। तो दीज ऑल आर द फीचर्स ऑफ पब्लिक गुड्स। तो इनमें से देख लेते हैं कौन से इन्होंने पूछे हैं। नॉन राइवल पूछे हैं, कंज्यूमर्स कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड, येस इट इज़ नॉन एक्सक्लूडेबल। तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट वो होती है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक, एंड कोई एंट्री और एग्जिट में कोई भी बैरियर नहीं होता। तो नो एंट्री एंड एग्जिट बैरियर। तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड कैन हेल्प इन ऑब्टेनिंग अ वेलफेयर इम्प्रूवमेंट इफ एक्सटर्नैलिटी एग्जिस्ट। देखो जब भी एक्सटर्नैलिटी एग्जिस्ट करेगी तो इनमें से क्या चीज़ हम अगर ऑब्टेन करते हैं तो वेलफेयर हमारा बढ़ेगा। रेगुलेशन होगी इकोनॉमी के अंदर तभी वेलफेयर इंक्रीज हो पाएगा, और प्रॉपर्टी राइट्स हम देंगे, परमिटिंग बार्गेनिंग। जैसे हमने अभी पीछे एक क्वेश्चन किया था कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, उसमें मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट खुद इंटरवीन ना करके फिशरमैन को कुछ प्रॉपर्टी राइट्स दे दे। प्रॉपर्टी राइट्स देगी तो खुद ही वो बार्गेनिंग कर लेगा ना इंडस्ट्रियलिस्ट से, और जहाँ पे दोनों का समझौता होगा कि उसकी भी कॉस्ट कम ना हो और उसका भी लॉस ना हो, तो वहीं पे जाके वो इक्विलिब्रियम पॉइंट उनका अचीव होगा और वेलफेयर हो जाएगा। तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। माइक्रो इकोनॉमिक्स से हमने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस देखे इस वाले 60 क्वेश्चंस के अंदर। तो यहाँ पे हमने डिसिप्लिन 4 to 6 किया कंप्लीट 60 क्वेश्चन। तो ये था हमारा आज की सेकेंड पार्ट वाली वीडियो के अंदर हमने टोटल 60 क्वेश्चंस कवर अप करे। तो आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी वीडियो। अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके बताइए दैट यू लाइक द वीडियो, एंड लाइक सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके शेयर करिए वीडियो को, ताकि आपके फ्रेंड्स तक भी ये बेनिफिट पहुँचे जो आप लोगों को मिल रहा है। एंड फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माय चैनल हे इकोनॉमिक्स, ताकि नेक्स्ट पार्ट की वीडियो जब मैं आपको डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन ऑलरेडी सेंड हो जाए। थैंक यू सो मच। टिल देन टेक केयर।